मेरी बचपन की दोस्त खुद को न जाने क्या समझती है। स्कूल में तो ऐसा नाटक करती है जैसे मुझे पहचानती तक नहीं, लेकिन घर आते ही चुपके से मेरे बेड पर आकर बैठ जाती है। आज क्लासरूम में भी वो एकदम ठंडी बनी हुई है, मानो हम दोनों बिल्कुल अजनबी हों। मेरा नाम फेंग युआन है। मेरे मम्मी पापा बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में उसके घर ठहरना पड़ रहा है। सबके सामने तो वो एकदम खिंची खिंची और एटीट्यूड में रहती है, लेकिन अकेले में एकदम चिपकू बन जाती है और उसकी सारी सीक्रेट सिर्फ मुझे ही पता है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मुझे मेरे उस पायजामे की फोटो भेजी जो मैं गलती से उसके बेड पर छोड़ आया था, वो भी एक गुस्से वाले इमोजी के साथ। मैं समझ गया कि आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। फेंग युआन, इस सवाल के लिए हेल्पिंग लाइन समझाओ। अचानक टीचर की आवाज आई और क्लास के सारे बच्चों की नजरें खिड़की के पास पीछे से तीसरी सीट पर बैठे मुझ पर टिक गईं। मैं यानी फेंग युआन बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा हो गया। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी और चेहरे पर हल्की धूप छाम बन रही थी। मैं बिना कोई एक्सप्रेशन दिए ब्लैक बोर्ड को घूरने लगा और दिमाग में उस डायग्राम को काटने छांटने का हिसाब लगाने लगा। पॉइंट ए से प्लेन अल्फा पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए जो पॉइंट एच पर मिले, फिर पॉइंट्स को जोड़ दीजिए। मेरी आवाज ज्यादा तेज तो नहीं थी, पर एकदम साफ थी। जैसे ही मैं अपना जवाब समझा रहा था, मुझे पहली बेंच से एक जानी पहचानी ठंडी नजर महसूस हुई। वो मेरी वही बचपन की दोस्त बाई निंगबिंग थी, पूरे स्कूल की अनऑफिशियल आइस क्वीन। वो एकदम सीधी बैठी हुई अपनी महंगी मेटल की पेन उंगलियों में घुमा रही थी। उसकी आंखें ब्लैक बोर्ड पर ऐसे टिकी थी मानो मैं भी उसी ज्योमेट्री के सवाल का कोई बेजान हिस्सा हूं। एकदम ठंडा और गैर जरूरी। करती रहो नाटक, मैंने मन ही मन सोचा। किसी को क्या ही पता होगा कि पूरे स्कूल में सबके आकर्षण का केंद्र बनी यह लड़की असली जिंदगी में कैसी है। वही शांत और खूबसूरत लड़की जो स्कूल में किसी स्टूडेंट या टीचर की तरफ देखती तक नहीं, कल रात मेरे बेडरूम के गेट पर एकदम बेचारी बनकर खड़ी थी। उसने पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी वाला पायजामा पहन रखा था और हाथ में तकिया कसकर दबाया हुआ था। फेंग युआन, मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है, थोड़ी ठंड लग रही है। मैं उस टाइम हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और जानबूझकर मजे लेते हुए बोला, तो सोसाइटी के मेंटेनेंस वालों को कॉल कर लो ना, मुझे क्यों बता रही हो। सुनते ही उसका मुंह बन गया। उसके गोरे से चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी और उसने तकिए को इतनी जोर से भींच रखा था कि उसकी उंगलियां तक सफेद पड़ गई थीं। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है, तो हीटर ऑन कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई मच्छर भिनभिना रहा हो। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं और वो मुझसे नजरें मिलाने से बच रही थी। क्या मैं रात के लिए तुम्हारा कंबल ले सकती हूँ? यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। उसका यह बहाना बाकी फालतू बातों से भी ज्यादा बकवास था। खैर, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हेडफोन उतारे, बेबसी में एक लंबी सांस ली और कंबल का कोना उठाकर साइड किया। अच्छा ठीक है, अब ड्रामा बंद करो और चुपचाप अंदर आओ। इतना सुनते ही मानो उसे माफी मिल गई हो। वो तुरंत बिल्ली के बच्चे की तरह लपककर अंदर आई और बड़ी सफाई से मेरी बाहों में सिमट गई। उसने आराम से सेट होकर अपना हल्का सा ठंडा चेहरा मेरी चेस्ट से सटा लिया और सुकून से मुझसे लिपट गई। फेंग युआन, तुम कितने गर्म हो, अब खुद ही फर्क देख लो। अभी क्लास में तो वो किसी परी से कम नहीं लग रही है और मैं उसके सामने एक नॉर्मल सा लड़का हूं जो बस मैथ्स में थोड़ा ठीक ठाक है। जब मैंने सवाल का सॉल्यूशन पूरा समझाया तो टीचर ने काफी इंप्रेस होकर सिर हिलाया। बहुत बढ़िया फेंग युआन, एकदम क्लियर सोच है तुम्हारी, बैठ जाओ। जैसे ही मैं बैठा, मेरी नजर अनजाने में पहली बेंच पर चली गई। बाई निंगबिंग के चेहरे पर अभी भी वही बर्फ जैसा ठंडा एक्सप्रेशन था, लेकिन उसके हाथ में घूमती पेन एक सेकंड के लिए जरा सी रुकी। नटखट कहीं की, मैंने मन ही मन सोचा। तभी घंटी बजी और पूरी क्लास में शोर मच गया। मेरा जिगरी दोस्त हाउ शुआई तुरंत मेरी सीट पर आया, बगल में सटकर बैठ गया और मुझे कोहनी मारते हुए बोला, युआनगे, मान गए। मुझे तो ये सवाल सिर के ऊपर से जा रहा था और तुमने चुटकी बजाते ही हल कर दिया। अरे आसान ही तो था, मैंने कैजुअली जवाब दिया और अपनी किताबें समेटने लगा। वैसे भाई, हाउ शुआई ने आंख मारते हुए अपनी आवाज थोड़ी धीमी की, जरा हमारी क्लास मॉनिटर को तो देखो, कितनी खूबसूरत है, पढ़ाई में एकदम टॉपर, और एटीट्यूड तो ऐसा जैसे किसी नॉवेल की हीरोइन हो। पता नहीं कौन सा खुशनसीब बंदा होगा जो इसे पटा पाएगा। मैंने आंख के कोने से देखा कि बाई निंगबिंग धीरे धीरे अपनी किताबें बैग में रख रही थी और उसके सुंदर से कान हल्के हल्के लाल हो रहे थे। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और मैंने जानबूझकर थोड़ा तेज आवाज में कहा, क्या पता भाई, शायद उसे कोई दबंग टाइप बिजनेसमैन पसंद हो। हम जैसे नॉर्मल लड़कों में तो उसका वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं होने वाला। हाउ शुआई ने बड़ी ईमानदारी से सिर हिलाया। बात तो सही है, हम जैसे आम लौंडे तो बस अपने ही देख सकते हैं। तभी बाई निंगबिंग ने अपना बैग पैक किया, खड़ी हुई और बिना हमारी तरफ देखे हमारे पास से गुजर गई। उसके गुजरते ही मोगरे की हल्की सी खुशबू हवा में तैर गई। उसने मेरी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा, मानो मैं वहां मौजूद ही न हूं। हाउ शुआई अब भी वही हैरान खड़ा था। देखा युआनगे, इसे कहते हैं असली क्वीन। चलने का स्टाइल भी देखा, अलग ही एटीट्यूड है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस क्लास से बाहर जाती हुई उसकी पीठ को घूरता रहा और मन ही मन सोचा, क्वीन, अरे छोड़ो भी यार, किसे पता कि ये तथाकथित क्वीन जो स्कूल में मुझे घास तक नहीं डालती, कल रात मेरे बेड पर आई थी और हड़बड़ी में अपना प्यारा सा स्ट्रॉबेरी वाला पायजामा वही छोड़ गई। छुट्टी की घंटी बजते ही मैंने अपना बैग उठाया और बाहर निकल आया। पीछे से हाउ शुआई ने आवाज लगाई, युआनगे, बास्केटबॉल खेलने चलेगा क्या? नहीं भाई, घर पर थोड़ा काम है। मैंने बिना पीछे मुड़े हाथ हिलाते हुए कहा, घर पर क्या काम? असल बात तो ये थी कि मुझे जल्दी घर पहुंचना था, वरना वो घमंडी लड़की भूखी मर जाती। बाई निंगबिंग और मेरा रिश्ता काफी पुराना और सिंपल है। हम दोनों की फैमिलीज बहुत पुरानी दोस्त है और हम बचपन से एक ही सोसाइटी में बड़े हुए हैं। बाद में जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो उसके पेरेंट्स का 2 साल के लिए विदेश ट्रांसफर हो गया, इसलिए उन्होंने निंगबिंग को मेरे मम्मी पापा के भरोसे छोड़ दिया।
लेकिन किस्मत का खेल देखो, पिछले ही महीने मेरे पेरेंट्स को भी ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया। जाते जाते मम्मी ने मुझे 10 बार समझाया था, बिंग बिंग का अच्छे से ध्यान रखना। और बस यहीं से हमारा यह अजीब सा साथ में रहना शुरू हुआ। जैसे ही मैं घर पहुंचा, सबसे पहले मुझे किसी चीज के जलने की बदबू आई। मेरा दिल धक से रह गया और मैं सीधे किचन की तरफ भागा। वहां का नजारा देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाई निंगबिंग कार्टून वाले बियर का एप्रन पहने खड़ी थी और काले धुएं से भरे बर्तन को घबराकर घूर रही थी। उसका वो शांत और सुंदर सा चेहरा अब कालिक से भरा हुआ था, बिल्कुल किसी छोटे मोटे चोर जैसी लग रही थी। एकदम रंगे हाथों पकड़ी गई बिल्ली की तरह वो काफी घबराई हुई और क्यूट लग रही थी। अरे वाह मिस बाई, क्या कोई जड़ी बूटी या जादू का काढ़ा बन रहा है यहाँ? मैंने किचन के दरवाजे से टेक लगाकर मजे लेते हुए कहा। मेरी आवाज सुनते ही वो एकदम से चौंक गई और झटके से पीछे मुड़ी। मुझे देखते ही उसका स्कूल वाला वो कोल्ड एटीट्यूड गायब हो गया और उसकी जगह चेहरे पर गुस्सा, शिकायत और शर्मिंदगी आ गई। मैं तो तुम्हारे लिए डिनर बना रही थी, उसने लगभग रोने वाली आवाज में उस जले हुए अजीब से दिखने वाले बर्तन की तरफ इशारा करते हुए कहा। रेसिपी बुक में तो लिखा था कि ये बहुत आसान है, लेकिन ये तो जल ही गया। मैं उसे देखता रह गया। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। अच्छा ठीक है, मेरी ही गलती है। मुझे इतनी देर से घर नहीं आना चाहिए था। मैं उसके पास गया, झटपट गैस बंद की, एग्जॉस्ट फैन ऑन किया और उसे चूल्हे से थोड़ा दूर खींचा। पहले तुम बाहर जाओ और अपना मुंह धोकर आओ, पूरे चेहरे पर कालिक लगी हुई है। ये सब मैं साफ कर देता हूँ। वो किसी मासूम बच्चे की तरह चुपचाप सिर हिलाकर मुंह लटकाए किचन से बाहर चली गई। मैंने उस बिखरे हुए किचन को देखा और बेबसी में सिर हिला दिया। यह लड़की पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज में ऑलराउंडर है, बस खुद का ध्यान रखना नहीं आता। इसका ये मासूम सा चेहरा ही बस लोगों को बेवकूफ बना सकता है। किचन साफ करने के बाद मैंने जल्दी से 2 बाउल नूडल्स बनाए और बाहर ले आया। तब तक बाई निंगबिंग भी मुंह धोकर कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सोफे पर चौकड़ी मारे टीवी देख रही थी। मुझे बाहर आते देख उसकी आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत सोफे से कूदकर डाइनिंग टेबल की तरफ भागी। फेंग युआन, क्या बनाया है तुमने? वाह, नूडल्स तो एकदम जबरदस्त बने हैं। उसने चॉपस्टिक उठाई, पहला निवाला खाया और अपनी आंखें मटकाते हुए एकदम खुश हो गई। वाह भाई, क्या तारीफ की है। अगर इतना ही पसंद आ रहा है तो दबा के खाओ, पर मेहरबानी करके दोबारा किचन में जाकर वो जादू टोने वाला काढ़ा मत बनाने लगना, वरना किसी दिन पूरा घर जला दोगी, मैंने चिढ़ते हुए कहा। उसने मुझे चिढ़ाते हुए जीभ बाहर निकाली, गंदा सा मुंह बनाया और फिर वापस ठूसने लगी। उसकी यह अजीब और बचकानी हरकतें देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि स्कूल में इतनी संभली और सीरियस दिखने वाली लड़की यही है क्या। अगले दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड पर बच्चों की भारी भीड़ लगी हुई थी। हाउ शुआई और मैं एक दूसरे को धक्का देते हुए जैसे तैसे आगे पहुंचे तो देखा कि स्कूल के एनुअल फंक्शन का नोटिस लगा हुआ था। युआनगे, नाम लिखवा दे भाई, तू तो दिखने में भी हैंडसम है, गिटार भी मस्त बजा लेता है और गाना गाकर तो लड़कियों को दीवाना बना सकता है, हाउ शुआई ने जोर देते हुए कहा। पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे वैसे भी ऐसी चीजों में पढ़ने का कोई शौक नहीं था जहां फालतू में सबकी नजरें मुझ पर टिके। तभी भीड़ में अचानक हलचल मच गई। अरे देखो, सीनियर लिंचुआन आए हैं। वाह, सीनियर लिंचुआन कितने हैंडसम लग रहे हैं यार। मैंने आवाज की तरफ देखा तो एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा लड़का नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ता आ रहा था। उसकी क्यूट सी स्माइल देखकर आसपास की लड़कियां तो जैसे दीवानी हुई जा रही थीं। लिंचुआन 12th क्लास का सीनियर था, स्कूल की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था और स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर मोस्ट वांटेड बॉयफ्रेंड की लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पर रहता था। मुझे उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैं उस कूल बंदे को इग्नोर करके निकलने ही वाला था कि मेरी नजर पड़ी लिंचुआन नोटिस बोर्ड की तरफ नहीं, बल्कि सीधे बाई निंगबिंग की तरफ जा रहा था। बाई निंगबिंग वहां खड़ी नोटिस देख रही थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड सोंग रुई उसके बगल में थी। लिंचुआन की आवाज काफी सॉफ्ट थी और काफी इंप्रेसिव। स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से मैं तुम्हें स्कूल एनिवर्सरी फंक्शन में पियानो परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगी? चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। सबने अपनी सांसें थाम ली। आखिर स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को इनवाइट कर रहा था। अगर यह ऑफर एक्सेप्ट हो जाता तो यह इस साल की सबसे बड़ी कैंपस खबर बन जाती। बाई निंगबिंग ने सिर उठाया, उसकी शांत निगाहें सीधे लिंचुआन के चेहरे पर टिकी और उसने हल्के से सिर हिलाया। सॉरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी आवाज ज्यादा तेज तो नहीं थी, पर रिजेक्शन एकदम साफ, कड़क और बिना किसी झिझक के था। लिंचुआन की स्माइल एक सेकंड के लिए वहीं जम गई। जाहिर है उसने ऐसे मुंह पर मना किए जाने की उम्मीद नहीं की थी। जूनियर, क्या तुम एक बार फिर से सोचोगी नहीं? यह अपना टैलेंट दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। मैंने कहा ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाई निंगबिंग की आवाज में अब थोड़ी चिर साफ महसूस हो रही थी। लिंचुआन का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया, पर उसने खुद को संभाला और कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड हुआ। बाई निंगबिंग ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई और उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। फिर सबको हैरान करते हुए उसने अपनी पतली उंगली उठाई, पास खड़े लिंचुआन की तरफ इशारा किया और मुझसे, यानी अपने वही मैथ्स वाले सहपाठी से, कहा, अरे क्लासमेट, क्या तुम इस सीनियर से कह सकते हो कि मेरे बंदे से दूर रहे? वो कितना हैंडसम है। मैं तो वहीं सुन पड़ गया, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आसपास की भीड़ में एकदम तहलका मच गया और मैं खुद भौचक्का खड़ा रह गया। भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मानो एक पल के लिए पूरी दुनिया वही रुक गई हो और फिर अगले ही पल चारों तरफ गदर मच गया। अरे भाई, मैंने अभी क्या सुन लिया? बाई निंगबिंग ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है। वो किसकी बात कर रही है? फेंग युआन? नहीं, वो तो साफ साफ उस मोटे बंदे की तरफ देखकर बोल रही थी। हाउ शुआई का दिमाग तो पूरी तरह से सुन पड़ गया था। उसने रोबोट की तरह झटके से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और मुझे ऐसे घूरने लगा मानो किसी अजनबी को देख रहा हो। उसके होंठ कांप रहे थे और काफी देर तक तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और बाई निंगबिंग,
जिसने यह सारा रायता फैलाया था। इतना बड़ा धमाका करने के बाद उसने लिंचुआन की तरफ देखा तक नहीं, जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वो अपनी उतनी ही हैरान परेशान दोस्त सोंग रुई का हाथ पकड़कर एक कड़क और एटीट्यूड भरी चाल के साथ वहां से निकल गई। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। चारों तरफ से आती गपशप, हैरानी, जलन और जिज्ञासा भरी नजरें मुझे साफ महसूस हो रही थीं और मेरा सिर पूरी तरह से चकरा रहा था। अरे बहन, ये क्या बवासीर फैला दिया तुमने? अगर तुम्हें उस बंदे के फालतू अटेंशन से बचना ही था तो इस तरह सबके सामने खुद की और मेरी बलि चढ़ाने की क्या जरूरत थी? और हद तो ये है कि वो सीधे हाउसवाइफ की तरफ इशारा करके बोली थी। अब पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि आइस क्वीन का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है और मैं जिस पर सारा शक जा रहा था हाउसवाइफ के साथ मेन सस्पेक्ट बन चुका था। लिन चुआन का चेहरा एकदम उतरा हुआ और गंभीर था। उसने मुझे एक गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में छानबीन, चिर और हल्की सी वार्निंग साफ दिख रही थी। फिर बिना कुछ बोले वो मुड़ा और वहां से चलता बना। स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के और सबसे खूबसूरत लड़की के जिस लव स्टोरी का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका एंड इतने ड्रामेटिक और अजीब तरीके से हुआ। उसके बाद की पूरी दोपहर बेहद अजीब और बेचैन कर देने वाली थी। मैं जहां भी जाता मुझे लगता कि लोग मेरी पीठ पीछे उंगलियां उठा रहे हैं और फुसफुसा रहे हैं। और हाउसवाइफ तो पूरी तरह से बोरा गया था। जैसे ही क्लास खत्म होती वो सीधे मुझे दबोच लेता। उसने मेरा हाथ जोर जोर से हिलाया। युआंगे, सच सच बता भाई, क्लास मॉनिटर के साथ तेरा क्या सीन है? वो जिसकी बात कर रही थी क्या वो तू ही है? और वो मुझसे क्यों बात कर रही थी? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे पसंद करती हो? मैंने तुरंत उसके माथे पर एक रसीद किया। अबे किस दुनिया के ख्वाब देख रहा है? दिमाग ठिकाने है तेरा? हवा में उड़ना बंद कर। तो फिर चक्कर क्या है भाई? हाउसवाइफ ने अपना सिर पकड़ लिया, एकदम रोने जैसा मुंह बनाकर बोला, मैं तो बहुत टेंशन में हूं यार। मुझे लग रहा है स्कूल के सारे लौंडे मिलकर मुझे कूट डालेंगे। अब मैं उसे क्या बताता? अगर मैं उसे कहता कि हम बचपन के दोस्त हैं और एक ही घर में साथ रहते हैं तो क्या वो यकीन करता? सच तो ये है कि मुझे खुद भी इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था। छुट्टी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मैं सीधे घर नहीं गया। इसके बजाय मैं ग्राउंड में ट्रैक के 10 चक्कर तब तक लगाता रहा जब तक पसीने से लथपथ नहीं हो गया। तब जाकर दिल में दबा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो काफी अंधेरा हो चुका था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। लिविंग रूम की लाइट बंद थी। बस बाई निंगबिंग के बेडरूम के दरवाजे की दरार से थोड़ी सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने जूते उतारे, उसके कमरे के दरवाजे पर गया और खटखटाया। बाई निंगबिंग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं आ गया हूं, मैंने दोबारा कहा, लेकिन अंदर से फिर भी सन्नाटा ही मिला। वाह भाई, तो अब मैडम मुझसे दूरी बनाने का नाटक कर रही है और नखरे दिखा रही है। मैंने स्कूल में इसके फैलाए रायते को झेला और ये घर आकर मुझसे ही मुंह फुलाकर बैठी है। मेरा गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। ठीक है भाई, तेरा एटीट्यूड ही अलग है। मैं मुड़ा और किचन में गया। फ्रिज खोला तो वो पूरा खाली पड़ा था। बहुत बढ़िया, डिनर का भी कोई सीन नहीं है। मैंने एक लंबी सांस ली और अलमारी से इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट बाहर निकाला। मैंने पानी उबाला और अपने लिए नूडल्स पकाने लगा। पूरी रात हमारे बीच एक शब्द भी बात नहीं हुई। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और मैंने भी उसे बुलाने की जहमत नहीं उठाई। साथ रहने के बाद से यह पहली बार था जब हमारे बीच इतनी जबरदस्त दूरी आ गई थी। अपने नूडल्स खत्म करने के बाद मैंने शावर लिया और अपने बेड पर आकर लेट गया। पर जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोच रहा था उतना ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पता नहीं अधसोई हालत में कितना टाइम बीत गया, लेकिन अचानक मुझे दरवाजे के लॉक की बहुत हल्की सी क्लिक आवाज सुनाई दी। मेरे बेडरूम का दरवाजा बाहर से खुला था। मैं तुरंत अलर्ट हो गया, सांस रोक ली और चुपचाप सोने का नाटक करने लगा, पर आंखें थोड़ी सी खुली रखी ताकि दरवाजे की तरफ देख सकूं। खिड़की से आती चांदनी में एक पतली दुबली सी परछाई दिखाई दी। यह बाई निंगबिंग ही थी। वो अपने प्यारे से खरगोश वाले तकिए को भींचे हुए थी और वही कल वाला पिंक स्ट्रॉबेरी वाला पायजामा पहने हुए थी। वो दबे पाव मेरे बेड के पास आई और एकदम चुपचाप बिना हिले डुले खड़ी रही। अंधेरे में मुझे उसकी अटकी अटकी सी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद आखिरकार उसने धीमी, रोनी सी और बेहद बेचारी आवाज में कहा, फेंग युआन, सो गए क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सोने की एक्टिंग करता रहा। वो थोड़ी देर और रुकी और जब देखा कि मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उसका हौसला थोड़ा बढ़ा। उसने अपनी उंगली से सावधानी से मेरी बाह को छुआ। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने अब भी उसे पूरी तरह इग्नोर किया। इस बार वो सचमुच डर गई और घबरा गई। उसकी आवाज में सिसकिया और साफ सुनाई देने लगी, मुझे माफ कर दो न, आज मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। लिन चुआन मुझे लगातार परेशान किए जा रहा था और हड़बड़ी में मेरे मुंह से वो बकवास निकल गई। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने उस मोटे बंदे की तरफ इशारा करके ऐसा क्यों बोल दिया। मैं तो बस चाहती थी कि तुम मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे ऐसे इग्नोर मत करो ना, उसने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी बेचारी लग रही थी कि क्या ही बताऊं। उसे इस तरह रोते हुए देखकर मेरा गुस्सा तो कब का हवा हो चुका था। बस बेबसी और उसके लिए थोड़ा दर्द बचा था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा भाव और खाता हूं, वरना यह लड़की कभी सुधरने वाली नहीं है। तभी मुझे गद्दे पर थोड़ी सी हलचल महसूस हुई। वो खुद ही बेड पर चढ़ आई थी, अपना खरगोश वाला तकिया लिए हुए। वो चुपचाप मेरे बगल में लेट गई, कंबल का एक कोना अपने ऊपर खींचा और अपना ठंडा सा छोटा हाथ मेरी पीठ पर रख दिया। फेंग युआन, मुझे भूख लगी है, उसने मेरे पीछे से बहुत ही धीमी, खोई खोई सी आवाज में कहा। मैं झटके से उसकी तरफ पलटा और अंधेरे में उसकी चमकदार, थोड़ी शर्मीली और मिन्नत भरी आंखों से मेरी नजरें मिली। अच्छा, मैडम को अब याद आया कि भूख भी लगती है। मुझे तो लगा था कि हमारे स्कूल की आइस क्वीन तो कोई परी अप्सरा है जो हवा और ओस पीकर जिंदा रहती है। मेरी कड़वी बातें सुनते ही उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, होंठ कांपने लगे और आंखों में आंसू छलक आए। मेरा
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, पर तुमने रिप्लाई ही नहीं दिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में इतनी मिठास और नरमी थी कि दिल पिघल जाए। मैंने जेब से फोन निकाला और देखा, स्क्रीन पर 2 अनरीड मैसेज पड़े हुए थे, जो उसने आधे घंटे पहले भेजे थे। मैसेज 1, निंगबिंग अब भी फेंग युआन के बारे में ही सोच रही है। मैसेज 2, क्या तुम अब भी नाराज हो? और मैडम का स्टाइल देखो। मैसेज में इतने ड्रामेटिक और रोने वाले इमोजी भेज रही थी, जबकि सामने से चेहरा एकदम भावहीन और सीरियस बना रखा था। फेंग युआन, मुझसे गलती हो गई ना? मुझे पता है मैं गलत थी, प्लीज मुझसे बात करो ना, प्लीज। मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली, फोन को साइड में फेंका और बेड पर बैठ गया। अच्छा ठीक है, अब रोना धोना बंद करो, एकदम भूत जैसी लग रही हो। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा, उसके बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थे। क्या खाना है बताओ, मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए। यह सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। जो आंसू बस गिरने ही वाले थे, वो पलक झपकते ही गायब हो गए। उसका एक्सप्रेशन तो किताब का पन्ना पलटने से भी तेज बदला। मुझे तुम्हारा बनाया अंडा और हैम सैंडविच खाना है, और थोड़ा सा गर्म दूध भी। वो तुरंत मेरी बात से लिपट गई और लाज जताने लगी। आधी रात को ये सब खाओगी? बहुत ऑयली हो जाएगा। मैंने शिकायत तो की, पर मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। मैंने चादर हटाई और बेड से उठ खड़ा हुआ। यहीं रुको। हाँ ठीक है। उसने जोर जोर से सिर हिलाया और चादर ओढ़कर बेड पर ऐसे बैठ गई जैसे कोई छोटा सा चूहा खाना मिलने का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखें चमक रही थीं जब वो मुझे देख रही थी। मैं बेबसी में मुस्कुराता हुआ किचन में गया और फ्रिज में सामान ढूंढने लगा। 15 मिनट बाद मैं हाथ में प्लेट और गर्म दूध का ग्लास लेकर बेडरूम में लौटा। उसे देखते ही वो खिल उठी, तुरंत प्लेट पकड़ी, एक सैंडविच उठाया और जल्दी जल्दी ठूसने लगी। खाते खाते उसके गाल गोल गोल फूल गए थे। अब वो दूर दूर से भी स्कूल की वो शांत, सीरियस और एटीट्यूड वाली लड़की नहीं लग रही थी। मैं बेड के किनारे बैठकर उसे खाते हुए देखता रहा और बेबसी में सिर हिलाता रहा। अरे आराम से खाओ मैडम, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। हम बहुत टेस्टी है, उसने चबाते हुए कहा और मुझे थम्स अप दिखाया। जब उसका पेट भर गया और उसने सुकून से एक डकार ली, तब जाकर मैंने अपना चेहरा थोड़ा कड़क किया और उसे हिसाब किताब चुकता करने बैठा। हाँ तो अब बताओ, आज दिन में आखिर हुआ क्या था? क्या क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया था क्या तुम्हारा? अपनी गलती का एहसास होते ही वो थोड़ा पीछे खिसकी और उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। मैंने कहा तो। वो लिन चुआन बहुत इरिटेट कर रहा था। मैं तो बस उसे पीछा छुड़ाने का कोई बहाना ढूंढ रही थी। तो तुम कह देती कि तुम्हें कोई और पसंद है, या सीधे बोल देती कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है। मुझे बीच में घसीटने की क्या जरूरत थी? और हाउ शुआई को उस ड्रामे का हिस्सा क्यों बनाया? मुझे सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया, उसने अपने कपड़ों का कोना उंगलियों में मरोड़ते हुए कहा। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। और मैं बस सबको यह बताना चाहती थी कि तुम सिर्फ मेरे हो। आखिरी लाइन बोलते बोलते उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई कि मुश्किल से सुनाई दी, और उसके गोरे गालों पर लाली छा गई। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरा वो सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी, अनकही सी फीलिंग ने ले ली। अच्छा ठीक है, मैंने गला साफ करते हुए अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की। अगली बार से ऐसा नाटक मत करना, समझ आया? उसने एकदम सीधे बच्चों की तरह सिर हिलाया। चलो अब अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, पर जाने के बजाय उसने कंबल को और कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से सिर हिलाने लगी। नहीं। अब क्या हुआ भाई? क्यों? मुझे अकेले सोने में डर लगता है। अरे यार, किस उम्र में आ गई हो और अभी भी अकेले सोने से डरती हो? मुझे उस पर हंसी भी आ रही थी और चिढ़ भी। तभी अचानक खिड़की के बाहर तेज धमाका हुआ। बिजली की एक जोरदार कड़कड़ाहट ने काले आसमान को चीर दिया और उसके तुरंत बाद कान फाड़ देने वाली बादल की गरज सुनाई दी। अरे मम्मी! बिजली! बाई निंगबिंग चीख पड़ी और एक डरे हुए खरगोश की तरह कांपती हुई सीधे मेरी बाहों में कूद पड़ी। उसकी आवाज डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी, और बस उसे अपनी बाहों में संभाले खड़ा रह गया। मेरा पूरा शरीर एकदम अकड़ गया। मैं उसकी सॉफ्ट बॉडी और उसके दिल की तेज धड़कन साफ महसूस कर सकता था। खिड़की के बाहर बारिश और तेज होती जा रही थी। शीशे पर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें जोर जोर से टकरा रही थीं और बादलों की कड़कड़ाहट भी बढ़ती जा रही थी। मेरी बाहों में सिमटी यह लड़की डर के मारे और जोर जोर से कांपने लगी। फेंग युआन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं भी क्या ही करता। मैंने बस हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाना शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे को चुप कराते हैं। अरे डरो मत, डरो मत, मैं हूं ना यहीं। वो और ज्यादा सिमटकर मेरी चेस्ट में मुंह छुपाने लगी। उसकी दबीत बी सी आवाज आई, फेंग युआन, मुझे बिजली कड़कने से बहुत डर लगता है। क्या आज रात हम साथ सो सकते हैं? ये लड़की बचपन से ही बादलों की गरज से डरती आई है। जब भी बारिश होती थी तो किसी न किसी से चिपक जाती थी। मैंने एक लंबी सांस ली और उसे उसके कमरे में वापस भेजने का आइडिया पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया। चलो अब सो जाओ। हम उसने धीरे से जवाब दिया और फिर वही दुबक कर लेट गई। लेकिन मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। मैं उसके शांत और मासूम सोते हुए चेहरे को देखता रहा। उसकी लंबी लंबी पलकें आंखों के नीचे हल्की परछाई बना रही थीं। उसकी छोटी सी क्यूट नाक और हल्के गुलाबी होंठ थोड़े से बाहर निकले हुए थे। मैंने लगभग अनजाने में ही हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से उसके सॉफ्ट गाल को हल्के से छुआ। यह लड़की उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोचता था। अगला दिन एकदम साफ और खिली हुई धूप वाला था, मानो कल रात का वो भयानक तूफान बस एक सपना था। बाई निंगबिंग और मैं आपस में आधे मीटर की सेफ डिस्टेंस बनाए रखते हुए कंधे से कंधा मिलाकर स्कूल के लिए निकले। कल वाले ड्रामे के बाद तो स्कूल में उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई थी। स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर उसके उस सीक्रेट बॉयफ्रेंड को लेकर बातें करना ही सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ था। फोरम पर पोस्ट की तो मानो बार ही आ गई थी। इतने मैसेज थे कि उनसे 10 लाख शब्दों की पूरी नॉवेल लिखी जा सकती थी। और हाउ शुआई और मैं, दो मेन सस्पेक्ट्स होने के नाते, सबके लिए अटेंशन का सेंटर बने हुए थे। दूसरी तरफ
बाई निंगबिंग को इस सबसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने वही आइस क्वीन वाले ठंडे और सीरियस एक्सप्रेशन बनाए हुई थी और आसपास के लोगों की घूरती नजरें और फुसफुसाहटों को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। हालांकि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसने जानबूझकर अपनी चलने की स्पीड थोड़ी धीमी कर ली थी ताकि वो मेरे साथ साथ कदम मिलाकर चल सके। स्कूल के गेट के पास पहुंचते ही वो अचानक रुक गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने अपने बैग से एक सुंदर सा लंच बॉक्स निकाला और मेरे हाथों में थमा दिया। ये तुम्हारे लिए। इतना बोलकर मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने अपनी चाल तेज की और बिना पीछे मुड़े सीधे स्कूल गेट के अंदर चली गई। मुझे बस उसकी जाती हुई पीठ दिखाई दी। मैंने हाथ में पकड़े लंच बॉक्स को देखा। वो अभी भी हल्का गर्म था। क्या बात है भाई, इस लड़की का अचानक स्वभाव कैसे बदल गया? मॉर्निंग असेंबली और पीटी एक्टिविटी के दौरान सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठे हुए थे। एक्टिविटी खत्म होने के बाद सबको थोड़ा फ्री टाइम मिला। हाउ शुआई मुझे पानी की बोतलें लेने कैंटीन ले गया और वापस आते वक्त मैंने देखा कि बाई निंगबिंग की क्लास वाले ग्राउंड के पास ही रेस्ट कर रहे थे। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सोंग रुई के साथ बैठी हुई थी। दोनों के हाथों में मिनरल वाटर की बोतलें थीं और वो इतने सलीके से पानी की घूंट ले रही थी मानो किसी टीवी एड की शूटिंग चल रही हो। तभी अचानक वही सीन फिर दोहराया गया। लिन चुआन अपनी बास्केटबॉल टीम के कुछ लड़कों के साथ हाथ में बास्केटबॉल नचाते हुए सीधे बाई निंगबिंग की तरफ बढ़ा। लिन चुआन के चेहरे पर वही सधी हुई फेक सी स्माइल थी, मानो कल जिस तरह उसका पोपट हुआ था उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। जूनियर, इस वीकेंड हमारी टीम का मैच है, देखने आना और हमें चीयर करना। अरे आओ ना, मैंने तुम्हारे लिए एकदम फ्रंट रो में सीट बुक करके रखी है। उनके आसपास का माहौल तुरंत फिर से गपशप और फुसफुसाहटों से भर गया। सबकी आंखें वही टिक गईं। सब यह देखने के लिए बेताब थे कि स्कूल की आइस क्वीन इस बार क्या रिएक्शन देगी। लेकिन बाई निंगबिंग ने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। वो चुपचाप पानी की घूंट लेती रही और लिन चुआन को पूरी तरह से मक्खी की तरह इग्नोर मार दिया। लिन चुआन की फेक स्माइल अब फीकी पड़ने लगी थी। उसके साथ आए एक बास्केटबॉल वाले बंदे ने कहा, अरे जूनियर, यह पहली बार है जब हमारे कैप्टन ने किसी लड़की को मैच देखने के लिए स्पेशल इनवाइट किया है, थोड़ा तो मान रख लो यार। बाई निंगबिंग ने आखिरकार थोड़ा रिस्पॉन्स दिया। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया, खड़ी हुई और अपनी ठंडी सीरियस नजर से लिन चुआन की तरफ देखा। उसकी आवाज एकदम नॉर्मल थी पर उसमें एक कड़क एटीट्यूड था। टाइम नहीं है मेरे पास। इतना बोलकर वो जाने के लिए मुड़ी। अरे रुको तो, लिन चुआन ने पीछे से आवाज दी। वो इतनी आसानी से हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जूनियर, तुमने कल कहा था कि तुम्हारा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, बाई निंगबिंग ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे एक बार फिर पूरे स्कूल के होश उड़ गए। वो मुड़ी और लंबे लंबे कदम बढ़ाती हुई सबकी फटी की फटी आंखों को पूरी तरह इग्नोर मारते हुए सीधे मेरी तरफ चलने लगी। मेरे बगल में खड़ा हाउ शुआई तो इतना घबरा गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। अरे युआनगे, वो इधर ही आ रही है भाई, बिल्कुल हमारी तरफ। क्या वो फिर से कोई नया रायता फैलाने वाली है? मेरा भी दिल धक धक करने लगा था। मैं सोच रहा था कि भगवान जाने यह लड़की इस बार कौन सा नया बवंदर खड़ा करने वाली है। पूरे स्कूल की घूरती निगाहों के बीच, खासकर लिन चुआन की उस गुस्से और जलन से भरी तीखी नजर के सामने, बाई निंगबिंग सीधे आकर मेरे सामने रुक गई। और फिर उसने जो किया वो कल वाले ड्रामे से भी 10 गुना ज्यादा शॉकिंग था। उसने वही मिनरल वाटर की बोतल पकड़ी जिसे उसने अभी अभी पानी पिया था। उसने बोतल सीधे मेरे हाथों में थमा दी। ये लो। उसकी आवाज ज्यादा तेज तो नहीं थी और उसमें हल्की सी घबराहट भी साफ झलक रही थी, पर उस एकदम शांत पड़े ग्राउंड में हर एक बंदे को साफ साफ सुनाई दे गई। मैंने पानी की बोतल की तरफ देखा। उसके किनारों पर पानी की हल्की बूंदें लगी हुई थीं और मुझे उससे वही उसकी हल्की सी मोगरे की खुशबू आ रही थी। 3 सेकंड के लिए तो मेरा दिमाग पूरी तरह सुन पड़ गया। अबे, इसका क्या मतलब हुआ? इनडायरेक्ट किस, वो भी पूरे स्कूल के सामने। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे खड़े लिन चुआन की नजरें गुस्से की आग से बदलकर अब जानलेवा बर्फीली तलवार की तरह मुझे घूर रही थीं। आसपास खड़े बच्चों का तो मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे बगल में खड़े हाउ शुआई ने तो इतनी तेज सांस ली जैसे उसकी सांस ही अटक गई हो। मुझे हिचकिचाते देख बाई निंगबिंग थोड़ी घबराने लगी। उसके गोरे गोरे गालों पर शर्म की लाली छा गई। उसने बोतल को थोड़ा और आगे बढ़ाया और बेहद नजाकत और मिन्नत भरी आवाज में बोली, अरे ले भी लो, मेरा हाथ दर्द करने लगा है। उस मोमेंट पर मुझे समझ आ गया कि अब मना करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने चुपचाप हाथ बढ़ाया और पानी की बोतल पकड़ ली। उसकी उम्मीद और घबराहट से भरी नजर के सामने मैंने बोतल का ढक्कन खोला और एक घूंट पानी पी लिया। और फिर धमाका, पूरी भीड़ में शोर मच गया। उस दिन तो पूरे स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर तहलका ही मच गया। हर तरफ बस एक ही बड़ी सी कड़क हेडलाइन छाई हुई थी, बड़ा धमाका, स्कूल की ब्यूटी क्वीन और उसका सीक्रेट हीरो ग्राउंड में सबके सामने इनडायरेक्ट किस करते पकड़े गए। और हमारे स्टार लिन चुआन का चेहरा देखने लायक था। आधे घंटे के अंदर ही उस पोस्ट पर हजारों कमेंट्स आ चुके थे। स्कूल के इतिहास में ऐसी सनसनी पहले कभी नहीं फैली थी। कंटेनर का तो पूरी तरह से भरता बन चुका था। उस दिन के बाद से मेरी और हाउ शुआई की जो संदिग्ध वाली पहचान थी उसे आखिरकार एक साफ दिशा मिल गई। 99% लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि पर्दे के पीछे छिपा वो सीक्रेट बंदा मैं ही हूं। और इस तरह मैं ऑफिशियली एक नॉर्मल मामूली से स्टूडेंट से सीधे पूरे स्कूल के लड़कों का दुश्मन नंबर 1 बन गया। सड़क पर चलते हुए मुझे लड़कों की जलन, चिढ़ और नफरत से भरी नजरें किसी चाकू की तरह चुभती हुई महसूस होती थीं। उधर हाउ शुआई की नजरें भी मेरे लिए बदल चुकी थीं। अब उसमें गपशप की जगह पूरी इज्जत और तारीफ थी। युआनगे, तू तो मेरा असली गुरु निकला भाई। तूने ये सब कैसे किया यार? मुझे भी थोड़ी टिप्स दे देन। मैं उसकी फालतू बातों को इग्नोर मार रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि घर पहुंचकर उस रायता फैलाने वाली बाई निंगबिंग की अच्छी क्लास लेनी ही पड़ेगी। हालांकि जब मैं शाम को उससे हिसाब किताब करने के माइंडसेट से घर लौटा तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर पहले से ही 4 डिशेज और एक गर्म गर्म सूप सजा हुआ था। भले ही 2 सब्जियां थोड़ी सी जली हुई थीं, पर ओवरऑल लुक ठीक ठाक ही था। एप्रन पहने खड़ी बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ इतनी उम्मीद भरी नजरों से देखा
मानो कोई छोटा बिल्ली का बच्चा अपने ओनर से तारीफ की उम्मीद कर रहा हो। फेंग युआन, तुम आ गए। मैंने आज कुकिंग सीखने की बहुत कोशिश की। उसकी वो हल्की सी स्माइल और मासूमियत से भरा चेहरा देखकर जो डांट मेरे मुंह तक आई थी वो गले में ही अटक कर रह गई। ऐसा लगा जैसे वो इतनी समझदारी दिखाकर आज की डांट से बाइज्त बरी हो गई। इसके बाद के कुछ दिन काफी शांति से बीते। स्कूल में बाई निंगबिंग ने मेरे लिए वही अपना पुराना ठंडा और एटीट्यूड वाला रवैया बनाए रखा, लेकिन कभी कभी ब्रेक के दौरान वो चुपके से मुझे दूध का कार्टन थमा देती, या जब मुझे क्लास में झपकी आने लगती तो अपनी पेन की नोक से मेरी पीठ पर धीरे से गुदगुदी कर देती। ये छोटे छोटे इशारे एकदम सीक्रेट और प्यारे थे, और हमारा रिश्ता स्कूल में एक ओपन सीक्रेट बन चुका था। हर किसी को पता था, पर खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर आया वो फ्राइडे का दिन। दोपहर में पड़ोसी स्कूल के खिलाफ हमारा बास्केटबॉल का फाइनल मैच था। मैच बहुत ही ज्यादा टाइट और थ्रिलर चल रहा था, और हमारा स्कूल पूरे टाइम पीछे ही चल रहा था। हाफ टाइम के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण था। तभी लिन चुआन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मैं समेत पूरे जिम के होश उड़ गए। उसने एक लाउड स्पीकर उठाया और सीधे कोर्ट के बीचों बीच चला गया। उसकी नजरें पूरे बास्केटबॉल कोर्ट पर घूमी और स्टैंड्स में बैठी बाई निंगबिंग पर जाकर टिक गईं। बाई निंगबिंग। लाउड स्पीकर से आई उसकी कड़क आवाज पूरे जिम में गूंज उठी। सब के सब एकदम चुप हो गए और मुड़कर बाई निंगबिंग की तरफ देखने लगे। बाई निंगबिंग भी हैरान रह गई। जाहिर है उसे लिन चुआन से इस बचकानी हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं उससे बस थोड़ी ही दूरी पर बैठा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे अंदर से कुछ बुरा होने का एहसास होने लगा। और अगले ही पल लिन चुआन ने एक लंबी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। धमाका। पूरा जिम ऐसे दहल उठा मानो कोई एटम बम फूट गया हो। चीखें, सीटियां और शोर के बवंडर ने एक पल में बाकी हर आवाज को दबा दिया। सबके सामने ऐसा खुल्लम खुल्ला प्रपोजल, वो भी स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के का पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को। यह तो एकदम तहलका मचाने वाली खबर थी। सबकी आंखें सर्चलाइट की तरह बाई निंगबिंग के उस सुंदर पर एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर टिक गईं। वो भी इस अचानक हुए ड्रामे से थोड़ी शॉक लग रही थी। उसका शरीर एकदम सुन्न और स्थिर पड़ गया था। उसका वो पुराना वाला ठंडा एटीट्यूड और संयम अब पूरी तरह गायब हो चुका था। मैंने देखा कि उसकी उंगलियों ने अपनी शर्ट के कोने को इतनी जोर से भींच रखा था कि उसकी उंगलियों के सिरे एकदम सफेद पड़ गए थे। जब उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो लिन चुआन ने लाउड स्पीकर पर फिर से आवाज लगाई, बाई निंगबिंग, प्लीज मुझे एक मौका दो। उसकी आंखों में ओवर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। उसकी सोच के हिसाब से कोई भी लड़की इतने ग्रैंड और रोमांटिक पब्लिक प्रपोजल को कभी ठुकरा ही नहीं सकती थी। लेकिन वो एक बात भूल गया था, बाई निंगबिंग कोई आम लड़की नहीं थी। सबकी घूरती नजरों के बीच और लिन चुआन की उम्मीद भरी आंखों के सामने निंगबिंग आखिरकार थोड़ा हिली, पर वो लिन चुआन की तरफ नहीं बढ़ी। नहीं, उसने मुझसे एक शब्द निकाला। वो झटके से अपनी सीट से खड़ी हुई और एक डरी हुई हिरनी की तरह, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने वो फैसला लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो मुड़ी और उसने अपना चेहरा सीधे मेरी चेस्ट में छुपा लिया। वो मेरे पीछे छिप गई। उसके छोटे छोटे हाथ मेरी टी शर्ट के कोने को कसकर पकड़े हुए थे और उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसने अपना चेहरा मेरी पीठ में छुपाकर बिना कुछ बोले ही सबको अपना फाइनल जवाब दे दिया था। उस मोमेंट पर पूरा का पूरा जिम एकदम सन्नाटे में डूब गया। कोर्ट के बीचों बीच खड़े लिन चुआन का वो ओवर कॉन्फिडेंस और स्माइल पल भर में चकनाचूर हो गई, और उसकी जगह सिर्फ भयानक बेइज्जती और उदासी ने ले ली। मैंने अपने पीछे उसके सॉफ्ट कांपते हुए शरीर को महसूस किया, उसकी तेज तेज चलती सांसें सुनी, और मन ही मन न जाने कितनी बार बेबसी में एक लंबी सांस ली। लो भाई, अब तो सब खत्म। अब इसे छुपाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। और वो बास्केटबॉल का मैच का फाइनल रिजल्ट क्या रहा, यह तो शायद ही किसी को याद होगा। सबको तो बस हाफ टाइम वाला वो शॉकिंग प्रपोजल और उसका वो दर्दनाक एंड याद रह गया। मैंने तो यह भी ध्यान नहीं दिया कि लिन चुआन मैदान से बाहर कैसे गया, पर सुनने में आया कि सेकंड हाफ में वो एक भी बास्केट नहीं कर पाया और हमारा स्कूल फाइनल मैच हार गया। उस दिन के बाद से बाई निंगबिंग और मेरे रिश्ते का सस्पेंस पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब यह कोई सीक्रेट नहीं था, बल्कि स्कूल की गपशप का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका था। मैं फेंग युआन, हाई स्कूल सेकंड ईयर का एक सीधा साधा सा स्टूडेंट, अब पूरे स्कूल में उस बंदे के नाम से जाना जाने लगा जिसने आइस क्वीन के दिल पर कब्जा कर लिया था। अब जब मैं रास्ते से गुजरता तो लोग मुझे सिर्फ जलन से नहीं देखते थे, बल्कि उनकी नजर में हैरानी, जिज्ञासा और थोड़ी हमदर्दी का मिक्सचर होता था। हैरानी कि मैंने यह कैसे कर दिखाया, जिज्ञासा कि मेरी बैकग्राउंड क्या है, और हमदर्दी इस बात की कि लिन चुआन की फैन फॉलोइंग अब मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। बाई निंगबिंग ने भी स्कूल में मुझसे अनजान बनने का नाटक पूरी तरह छोड़ दिया था। भले ही वो अब भी ज्यादा बातें नहीं करती थी, पर हर सुबह स्कूल गेट पर मेरा इंतजार करती और फिर चुपचाप मेरे पीछे पीछे वही आधे मीटर की दूरी बनाकर क्लास तक आती। वो चुपचाप अपनी वर्कबुक मेरी डेस्क पर रख देती और जो सवाल उससे सॉल्व नहीं होते उन पर रेड पेन से गोला बना देती। पीटी पीरियड के फ्री टाइम में वो बास्केटबॉल कोर्ट के किनारे पानी की बोतल लेकर बैठ जाती और मुझे खेलते हुए देखती रहती। उसकी यह खामोश हरकतें किसी भी बयानबाजी से कहीं ज्यादा असरदार थीं। उधर हाउशुआई मेरी इस किस्मत से पूरी तरह अनजान, दिन रात आहे भरता रहता और अफसोस जताता रहता। अरे युआनगे, मैं तो कभी सोचा करता था प्यार में तो एकदम जुनून और फुल ऑन ड्रामा होना चाहिए भाई, पर अब जाकर समझ आया है कि सच्चा प्यार तो एकदम शांत और खामोश होता है। मैंने उसकी बातों को इग्नोर मारा, क्योंकि मैं बाई निंगबिंग को मैथ्स का एक क्वेश्चन समझाने में बिजी था। देख, यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। समझ आया? उसने हाँ में सिर हिलाया मानो सब समझ आ गया हो। उसकी लंबी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थीं, पर मुझे पूरा शक था कि वो कुछ सुन समझ नहीं रही थी, बस मेरे पास बैठकर पढ़ने के इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर रही थी। हमारे दिन इसी तरह आधे अधूरे पब्लिक रोमांस और मिठास में बीत रहे थे, जिसे पूरा स्कूल दूर से देख रहा था। मुझे तो कभी कभी भ्रम होने लगा था कि यार, यह लाइफ भी कोई बुरी नहीं है, जब तक कि उस वीकेंड की दोपहर नहीं आ गई।
बाई निंगबिंग और मैंने शहर के बुक स्टोर जाकर कुछ रेफरेंस बुक्स खरीदने का प्लान बनाया था। फालतू के अटेंशन और लोगों की नजरों से बचने के लिए हम जानबूझकर अपार्टमेंट से एक एक करके बाहर निकले। हमारे इस पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का बस एक ही फायदा था, यहाँ शांति रहती थी। मैं आगे आगे चल रहा था और बाई निंगबिंग मुझसे लगभग 10 मीटर की दूरी बनाकर पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स के गेट से बाहर निकलने वाले थे, मेरी नजर कोने में खड़ी एक जानी पहचानी सूरत पर पड़ी। यह थी जितियान, हमारी क्लास की गपशप क्वीन, जिसे सब जासूस लड़की के नाम से जानते थे। वो और उसकी मम्मी हमारे सामने वाली बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। उनके हाथों में सब्जियों के 2 बड़े बड़े बैग थे। मेरा दिल सीधे हलक में आ गया। अबे यार, यह यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुरंत अपनी चाल तेज की और अनसुना करके निकलने का नाटक करने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। अरे फेंग युआन! जितियान ने मुझे देख लिया था और एकदम जोशीले अंदाज में मुझे आवाज दे दी। अब मेरे पास मजबूरन रुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने एक बहुत ही फेक और अजीब सी स्माइल दी। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, तुम भी यही रहती हो? हाँ। जितियान की नजरें मुझ पर घूमी और फिर सीधे मेरे पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ी बाई निंगबिंग पर जाती की। उसी पल मैंने जितियान की आंखों में एक ऐसी चमक देखी मानो किसी वैज्ञानिक ने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। उसका गॉसिपर डार तुरंत एक्टिवेट हो गया। हे बाई निंगबिंग! उसने बाई निंगबिंग की तरफ हाथ हिलाया। तुम भी इसी सोसाइटी में रहती हो क्या? क्या इत्तेफाक है यार, मैं भी आज ही मम्मी के साथ यहाँ दादी के घर आई हूँ। बाई निंगबिंग तो वहीं की वहीं जम गई। उसके उस हमेशा सीरियस और एटीट्यूड वाले चेहरे पर पहली बार साफ साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। मुझे समझ आ गया कि आज तो कांड हो चुका है। जितियान की नजरें हम दोनों के बीच पेंडुलम की तरह घूम रही थीं और उसके एक्सप्रेशन साफ चिल्ला चिल्लाकर कर रहे थे। अच्छा, तो यह चक्कर है, समझ गई मैं सब। एस्टरिस्क, तुम दोनों साथ में बाहर निकले हो क्या? उसने शरारती स्माइल के साथ पूछा। नहीं। बाई निंगबिंग और मैंने लगभग एक साथ जवाब दिया। एक ने एकदम कड़क मना किया तो दूसरे ने हड़बड़ी में अस्पष्ट सा इनकार किया। अचानक वहां सन्नाटा छा गया। जितियान की वो शैतानी स्माइल और गहरी हो गई और उसके बगल में खड़ी उसकी मम्मी भी हमें ऐसे देखने लगी जैसे आजकल की आंटियां आज के दौर के लौंडे लपड़ों को ताड़ती है। बाई निंगबिंग का चेहरा शर्म और घबराहट के मारे एकदम टमाटर जैसा लाल हो चुका था। उसे देखकर मैंने मन ही मन सोच लिया, लो भाई, सब खत्म। लगता है आज स्कूल की ब्यूटी क्वीन के साथ मेरे इस रिश्ते का सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुल ही गया। और उस वीकेंड मेरा दिल डर के मारे धड़क रहा था। मंडे को जब स्कूल खुलता तो जो बवाल मचने वाला था, मैं उसकी पूरी पिक्चर अपने दिमाग में देख पा रहा था। वो गॉसिप क्वीन जितियान पक्का इस खबर में मिर्च मसाला लगाकर पूरे स्कूल में फैला देती कि फेंग युआन और बाई निंगबिंग एक ही घर में साथ रहते हैं। फिर सिर्फ क्लासमेट्स की बातें ही नहीं, बल्कि हमारे क्लास टीचर का बुलावा और घरवालों का ड्रामा भी झेलना पड़ता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बाई निंगबिंग सोफे के कोने में दुबक कर तकिए को गले से लगाए मुंह फुलाकर बैठी थी और सारा दोष मुझ पर मर रही थी। तुम ही इतनी तेज तेज चल रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रही थी और इसी चक्कर में उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया। वाह भाई, दूसरों पर उल्टा इल्जाम थपने की कला तो कोई इस लड़की से सीखे। मेरी गलती। मैं चिढ़कर हंस पड़ा। घर से निकलने से पहले कौन आधे घंटे तक कपड़े सेलेक्ट करने में टाइम वेस्ट कर रहा था और कौन हर 2 कदम पर शीशे में अपना मुंह देख रहा था। मैं। वो बेचारी अवाक रह गई, होंठ सिकोड़ लिए और हमेशा की तरह विक्टिम कार्ड खेलने लगी, पर मैंने इस बार कोई भाव नहीं दिया। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बगल में बैठ गया। ठीक है, अब एक दूसरे को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। यह सोचो कि मंडे को इस मुसीबत से कैसे निपटना है। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। उसकी दबीत बी सी आवाज आई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। मैं एकदम चौंक गया। क्या मान लेगी? यह मान लेगी कि हम दोनों लिव इन में साथ रहते हैं। हाँ मैडम, आपको अंदाजा भी है कि हाई स्कूल के बच्चों का साथ रहना कितना बड़ा बवंदर खड़ा कर सकता है। अगर स्कूल वालों को पता चला तो वो हम दोनों की टांगे तोड़ देंगे, और अगर मेरे चाचा चाची को पता चला तो वो विदेश से सीधे लैंड करके मुझे उल्टा लटकाकर पीटेंगे। तो फिर बताओ ना मैं क्या करूं। आखिरकार वो घबरा गई और झटके से तकिया हटाकर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें रोने जैसी लाल हो चुकी थीं। उसे इतना खोया खोया और परेशान देखकर मेरी चेह थोड़ी कम हो गई। अरे कोई बात नहीं यार, मैं संभाल लूंगा, मैंने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। जो भी होगा साथ मिलकर देख लेंगे। अगर स्कूल वाले सच में पूछे तो बस बोल देना कि हम पड़ोसी है और तुम बस कभी कभार आती जाती रहती हो, समझी? उसने सीधे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाया। लेकिन भाई, मैं कितना भोला था। मैंने अफवाहें फैलने की स्पीड को बहुत हल्के में ले लिया था और स्कूल के एक्शन लेने के टाइम को कुछ ज्यादा ही समझ बैठा था। हम मंडे तक भी नहीं पहुंच पाए। संडे की शाम को मैं किचन में बाई निंगबिंग की स्पेशल डिमांड पर कोला चिकन विंग्स बना रहा था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। फेंग युआन, जाओ दरवाजा खोलो ना, बाई निंगबिंग ने लिविंग रूम से आवाज लगाई। वो सोफे पर मजे से पैर फैलाकर बैठी हुई एक नॉवेल पढ़ने में मग्न थी। मेरे हाथ 100 से सने हुए थे तो मैंने वहीं से चिल्लाकर कहा, अरे तुम खुद जाकर खोल लो। अरे जाओ ना जल्दी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सीन पर रही हूँ। वो ड्रामा करने लगी और जिद पर अड़ गई। मैं भी क्या ही करता, चिरकर अपने एप्रन से हाथ पोंछे और दरवाजा खोलने चला गया। पर जैसे ही मैंने डोर के ले से बाहर झांका, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। दरवाजे पर खड़ी थी हमारी क्लास टीचर, जिन्हें सब लेडी गब्बर के नाम से जानते थे, मैडम लुओ। और उनके ठीक बगल में खड़ी थी वो ओवर स्मार्ट जितियान और साथ में गुस्से से लाल पड़ा लिंचुआन। हे भगवान, ये लोग तो सीधे रेड मारने ही पहुंच गए। मेरा दिमाग रॉकेट की स्पीड से चलने लगा। मैंने तुरंत मुड़कर लिविंग रूम की तरफ दबी आवाज में दहा लगाई, बाई निंगबिंग, सीधे अपने कमरे में भागो और अंदर से कुंडी लगा लो, बाहर मत निकलना बिल्कुल भी।
लिविंग रूम में बैठी बाई निंगबिंग तो यह सुनकर पूरी तरह चौंक गई। भले ही उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया, पर उसने शरीफों की तरह ओह कहा, अपने स्नैक्स उठाए और सीधे दौड़कर मेरे बेडरूम में छुप गई। मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली, खुद को थोड़ा संभाला और एकदम नॉर्मल बनने का नाटक करते हुए दरवाजा खोला। अरे मैडम लुओ, आप यहाँ? क्या बात है? मैंने एक संस्कारी स्टूडेंट वाली बेस्ट स्माइल चिपकाते हुए कहा, और साथ में जी तियान और लिन चुआन भी है। आइए ना, अंदर आ जाइए। मैडम लुओ ने अपनी उंगली से अपना चश्मा थोड़ा ऊपर खिसकाया और उनकी बात जैसी पैनी नजरें मेरे पीछे पूरे लिविंग रूम को खंगालने लगी। फेंग युआन, हम अंदर नहीं आ रहे हैं। उनका टोन एकदम सीरियस और खड़ूस था। मुझे एक क्लासमेट से शिकायत मिली है कि तुम्हारा और बाई निंगबिंग का कोई गलत चक्कर चल रहा है, यहां तक कि तुम दोनों एक ही घर में साथ रह रहे हो। मेरा कलेजा सीधे मुंह को आ गया, पर मैंने बाहर से एकदम कूल और इनोसेंट बनने का नाटक जारी रखा। अरे मैडम, यह तो बिल्कुल झूठ और बकवास अफवाह है। बाई निंगबिंग और मैं तो बस नॉर्मल क्लासमेट्स है, हम साथ कैसे रह सकते हैं भला? अब तक शांत खड़ा लिन चुआन अचानक झरीली स्माइल के साथ आगे आया और मेरे पैरों के पास पड़े शूरा की तरफ उंगली उठाकर बोला, अच्छा तो फिर ये चप्पलें किसकी है भाई? मैंने नीचे देखा और मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी झुरझुरी दौड़ गई। शूरैक के ठीक बगल में गुलाबी रंग की रैबिट वाली चप्पलें पड़ी हुई थीं, बाई निंगबिंग की। वो बेवकूफ लड़की इतनी हड़बड़ी में कमरे में भागी कि अपनी चप्पलें वही छोड़ गई। लो भाई, अब तो यह लड़की सच में बहुत बड़े पंगे में फंसा चुकी है। यह देखते ही जी तियान ने आग में घी डालते हुए कहा, देखा टीचर, मैंने कल ही इन्हें इस सोसाइटी में साथ घूमते देखा था, और अभी भी मुझे फेंग युआन के घर के अंदर से एक लड़की की आवाज भी आई थी। यह सब सुनते और देखते ही टीचर लुओ का चेहरा एकदम गुस्से से लाल पड़ गया। हालात पहले से ही बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। मैडम लुओ ने मुझे घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, फेंग युआन, बाई निंगबिंग को बाहर बुलाओ। तुम दोनों को आज मुझे इस सब का जवाब देना ही पड़ेगा। मैं दरवाजे पर चुपचाप खड़ा था, मानो किसी कैदी को पूरे चौराहे पर फांसी दी जा रही हो। पीछे लिविंग रूम में टीवी चल ही रहा था, बाई निंगबिंग का फेवरेट एनीमे शो, जिसका वो हल्का फुल्का और खुशनुमा बैकग्राउंड म्यूजिक इस सिचुएशन में बहुत ही अजीब और मजाकिया लग रहा था। मुझे समझ आ गया था कि अब इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही मैं सारा इल्जाम अपने सिर लेकर बात संभालने वाला था, तभी मेरे पीछे बेडरूम का दरवाजा खट से खुला और बाई निंगबिंग बाहर आ गई। बाई निंगबिंग ने एकदम सिंपल सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी साफ आंखों में एक अलग ही लेवल की हिम्मत दिख रही थी। उसने न तो मैडम लुओ की तरफ देखा, न ही उस गॉसिप क्वीन जी तियान या जलन से भरे लिन चुआन की तरफ। वो सीधे आकर मेरे बगल में खड़ी हो गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अपनी हल्की पर एकदम साफ आवाज में बोली, इतनी साफ कि दरवाजे पर खड़े हर एक बंदे को साफ साफ सुनाई दे गई, फेंग युआन, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसी सेकंड मुझे अपने दिल में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई, एक बहुत ही मीठा पर थोड़ा सा अजीब एहसास। उधर मैडम लुओ ने जब बाई निंगबिंग को सच में मेरे घर के अंदर से बाहर आते देखा, तो गुस्से के मारे उनका सांस फूलने लगा। बाई निंगबिंग, तुमने सच में मुझे बहुत निराश किया है। दूसरी तरफ जी तियान के चेहरे पर तो कान करवाने की साफ साफ खुशी चमक रही थी, जबकि लिन चुआन की आंखें झरीली बर्फीली तलवार की तरह हम दोनों को घूरे जा रही थीं। मैडम लुओ, बाई निंगबिंग ने आखिरकार अपनी क्लास टीचर की तरफ देखा। उसकी आवाज तेज तो नहीं थी, पर बहुत शांत और सीरियस थी। बात वो नहीं है जो आप सब सोच रहे हैं। अच्छा, बात वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, तो फिर क्या बात है? मैडम लुओ का टोन एकदम कड़क था। एक लड़का और एक लड़की संडे की शाम को एक ही घर में अकेले बंद है, इसे तुम कैसे जस्टिफाई करोगी? बाई निंगबिंग ने एक लंबी सांस ली, मानो उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। मेरे पेरेंट्स काम के सिलसिले में फॉरेन गए हुए हैं, और जाने से पहले वो मुझे फेंग युआन के पेरेंट्स के पास छोड़ गए थे। अब फेंग युआन के पेरेंट्स भी पिछले महीने किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर चले गए, इसीलिए मैं फिलहाल यही रह रही हूँ। वो थोड़ी देर रुकी, दरवाजे पर खड़े उन तीनों पर एक नजर डाली और आगे बोली, हम बस एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह कोई गलत चक्कर है, तो फिर मुझे आगे कुछ नहीं कहना। उसकी यह एक्सप्लेनेशन एकदम लॉजिकल और सही थी। मैडम लुओ भी यह सुनकर थोड़ा हैरान रह गई। जाहिर है उन्हें इस सीन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उधर जी तियान का मुंह बन गया। वो कुछ और मिर्च मसाला लगाने वाली थी, पर मैडम लुओ की एक तीखी घूर ने उसका मुंह बंद करा दिया। लिन चुआन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बार बार बदल रहे थे। आखिरकार उसने अपने दांत भींचते हुए चिरकर कहा, ठीक है भाई, साथ रहना मान भी लिया, पर स्कूल में तुम दोनों के बीच जो ड्रामा हुआ उसका क्या? असली मुद्दा तो वो है ना। साथ रहना तो चलो फिर भी समझ आता, पर हाई स्कूल के टाइम पर डेटिंग करना तो पूरी तरह बैन था। सबकी आंखें एक बार फिर हम दोनों पर आ टिकी। मैं बस वही पुराना घिसापिटा डायलॉग चिपकाने ही वाला था कि हम तो बचपन से बस बहुत अच्छे दोस्त थे। इससे पहले कि मैं कोई बहाना बना पाता, बाई निंगबिंग ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। उसने हाथ बढ़ाया और सबके फटे के फटे रह गए होश के बीच उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेली थोड़ी ठंडी थी और घबराहट के पसीने से हल्की सी भीगी हुई थी, पर उसकी पकड़ में एक अजीब सी मजबूती थी। फिर उसने एक महारानी की तरह अपनी ठुडी ऊपर उठाई, लिन चुआन की उन फटी फटी और हैरान आंखों में आंखें डाली और एकदम साफ शब्दों में बोली, मैं इसे पसंद करती हूँ। मैं फेंग युआन को पसंद करती हूँ, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम साथ रहते हैं या नहीं। स्कूल में मैं जो कुछ भी करती हूँ वो सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं इसे पसंद करती हूँ। उसकी आवाज उस शांत गैलरी में गूंज उठी। उसका एक एक शब्द मानो शांत पानी में फेंके गए किसी पत्थर की तरह था, जिसने पूरे माहौल में तहलका मचा दिया। मैडम लुओ तो पूरी तरह सन रह गई, और जी तियान का मुंह तो इतना बड़ा खुल गया मानो पूरा का पूरा बल्ब अंदर आ जाए। लिन चुआन का चेहरा तो एकदम सफेद पड़ चुका था।
दूसरी तरफ मैंने उसके हाथ की वो नजाकत और पक्का इरादा महसूस किया। उसके उस हल्के से लाल पड़े चेहरे को देखा जो घबराहट और हिम्मत के मिक्स फीलिंग से चमक रहा था। मुझे लगा जैसे मेरा दिल मेरी छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। अबे ओ बेवकूफ लड़की, तुझे अंदाजा भी है कि तूने सबके सामने ये बोलकर कितना बड़ा बवंदर खड़ा कर दिया है। मुझे याद भी नहीं कि वो रात कैसे गुजरी। बस इतना याद है कि मैडम लो ने आखिर में कुछ नहीं कहा, बस मुझे एक बहुत ही गहरी और खड़ूस नजर से घूरा और उन दोनों निराश हुए जासूसों को लेकर वहां से निकल गईं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाई निंगबिंग का पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ गया और वो सीधे मेरे ऊपर धसी गई। तभी जाकर मुझे एहसास हुआ उसकी पूरी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। तुम? मैंने मुंह तो खोला पर समझ ही नहीं आया कि आगे क्या कहूं। फेंग युआन। उसने अपना चेहरा मेरी छाती में छुपा लिया। उसकी आवाज एकदम दबी हुई आई। क्या मैं बहादुर हूं? हाँ, मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और जोर से सिर हिलाया। बहुत बहादुर? तो क्या तुम्हें मेरा इतना बहादुर होना पसंद है? मैंने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे और भी कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। उसी रात हमारे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भूचाल आ गया। मैडम लुओ और बाकी लोगों के जाने के 10 मिनट के अंदर ही बाई निंगबिंग का एक नया मैसेज ग्रुप में आया। उसने 2 हाथों की एक फोटो पोस्ट की थी जो एक दूसरे की उंगलियों में कसकर जकड़े हुए थे। एक हाथ मेरा था और दूसरा उसका। उस फोटो के नीचे एक ही लाइन लिखी थी और उसने @everyone करके क्लास के हर एक मेंबर को टैग किया हुआ था। सुन लो सबके सब, फेंग युआन मेरा बॉयफ्रेंड है। सोमवार को जब मैंने बाई निंगबिंग के साथ फिर से स्कूल के गेट से अंदर कदम रखा तो पूरी दुनिया ही बदली बदली सी लग रही थी। अब हमारा स्वागत लोगों की फुसफुसाहटों या पीठ पीछे उंगली उठाने से नहीं, बल्कि एक अजीब से सन्नाटे के साथ हो रहा था। हमें देखते ही सब लोग एक पल के लिए वही थम जाते और चुपचाप हमारे निकलने के लिए रास्ता बना देते। उनकी आंखों में हमारे इस बेफिक्र प्यार को देखकर हैरानी और इज्जत साफ दिख रही थी। बाई निंगबिंग का ग्रुप में वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी एटम बम की तरह था जिसने सारी फालतू की अफवाहों को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। एकदम सिंपल, सीधा और धाकर। आखिर बाई निंगबिंग का स्टाइल ही यही था। हमारी क्लास टीचर मैडम लो ने हैरानी की बात थी कि हमसे इस बारे में कोई बात नहीं की, बस पूरी क्लास के दौरान कभी कभी हमें एक बहुत ही गहरी नजर से देखती रही। और उधर वो गॉसिप क्वीन जीतियान तियान, वो तो पूरे दिन मुंह छुपाकर सिर झुकाए ही बैठी रही। लिन चुआन में तो अब हमारी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं बची थी। उस दिन के बाद उसने लंबी छुट्टी ले ली और फिर कभी स्कूल लौटकर नहीं आया। बाद में सुनने में आया कि उसने स्कूल ही चेंज कर लिया है। इस तरह पूरे स्कूल में मचे उस भारी बवाल का एंड इतना नाटकीय तरीके से हुआ और आखिरकार बाई निंगबिंग और मैं अपने रिश्ते को लेकर खुलकर सामने आ पाए। खैर, पूरी तरह खुलकर भी नहीं, जैसे कि अभी का ही देख लो। ब्रेक के टाइम पर मैं अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो रहा था, तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरी बाह पर धीरे से धक्का दिया। मैंने आंखें खोली तो देखा बाई निंगबिंग सामने खड़ी थी। उसका चेहरा हल्का सा लाल था और वो मेरी तरफ एक नोटबुक बढ़ा रही थी। उस नोटबुक पर उसकी साफ सुथरी राइटिंग में एक लाइन लिखी थी, स्कूल के बाद साथ में घर चले। एस्टरिस्क। मुझे थोड़ी हंसी आ गई तो मैंने पेन उठाया और नीचे लिख दिया, अबे हम हर दिन साथ ही तो घर जाते हैं। एस्टरिस्क। यह पढ़कर उसका चेहरा और भी टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने तुरंत नीचे फिर लिखा, मेरा मतलब था कि स्कूल गेट से ही एक साथ बाहर निकले। उसके उस उम्मीद और घबराहट से भरे मासूम से चेहरे को देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ओके। यह देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और होठों पर अपने आप प्यारी सी स्माइल आ गई। फिर उसने झट से सिर नीचे करके पढ़ने का नाटक शुरू कर दिया, पर उसके हल्के से कांपते कंधे उसकी अंदरूनी खुशी को साफ बयान कर रहे थे। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने अपना बैग पैक किया और क्लास के दरवाजे पर उसका वेट करने लगा। वो बाहर आते हुए एक सेकंड के लिए रुकी और फिर आकर सीधे मेरे बगल में खड़ी हो गई। आसपास के बच्चों ने हमें देखा, आपस में मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते निकल गए। मैंने कहा, चलें? हाँ, उसने एकदम धीरे से जवाब दिया। ढलते सूरज की सुनहरी धूप में हम बास्केटबॉल ग्राउंड से होते हुए कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले। जमीन पर हमारी परछाइयां लंबी और पतली होती जा रही थीं। यह पहली बार था जब हम बिना किसी डर या झिझक के इतने खुलेआम और सीना ठोकर एक साथ चल रहे थे। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदम एकदम छोटे छोटे थे, मानो वो जानबूझकर रास्ते को लंबा खींचने की कोशिश कर रही हो। एक सुनसान कोने पर पहुंचकर अचानक रुक गया। क्या हुआ? उसने अपनी गोल गोल सवालिया आंखों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह देखते ही उसका चेहरा एकदम पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। वो एक पल के लिए झिझकी और फिर उसने धीरे से अपना छोटा सा सॉफ्ट और हल्का सा ठंडा हाथ मेरे हाथ में रख दिया। मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया और आगे चलना शुरू कर दिया। उसका सिर मारे शर्म के लगभग उसकी छाती में धंसा हुआ था, पर उसके होठों पर जो स्माइल खिल रही थी, जिसे वो चाहकर भी छुपा नहीं पा रही थी, वो ढलते सूरज की धूप से भी कहीं ज्यादा मीठी और प्यारी थी। जैसे ही हम स्कूल के मेन गेट के पास पहुंचने लगे और भीड़ बढ़ने लगी, वो अचानक थोड़ी घबरा गई और उसने धीरे से मेरा हाथ पीछे खींचा। फेंग युआन। हूं। हाथ पकड़ना तो ठीक है। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आवाज बिल्कुल फुसफुसाहट जैसी आ रही थी। लेकिन हम बाकी क्लासमेट्स के सामने ऐसे हाथ नहीं पकड़ सकते। उसके उस शर्मीले पर जिद्दी से मासूम चेहरे को देखकर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और वो तुरंत एक डरी हुई खरगोश की तरह अपने हाथों को पीठ पीछे छुपाकर खड़ी हो गई। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी सबसे छोटी उंगली आगे बढ़ाई और बहुत ही सावधानी से मेरी उंगली में फंसा दी। उस चहल पहल से भरे स्कूल गेट पर ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए हमने बड़े ही बचकाने पर अपने इस सीक्रेट अंदाज में एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। मुझे अंदर से पूरा यकीन था कि हमारी कहानी तो बस अभी शुरू ही हुई है। भला किसी को क्या पता था कि पूरे स्कूल की वो आइस क्वीन, जो दूर से देखने में इतनी एटीट्यूड वाली और सीरियस लगती थी,
असल में अंदर से इतनी शर्मीली और मासूम है कि छोटी छोटी बातों पर भी टमाटर जैसी लाल हो जाती है। एक जमाने में जो सबके लिए एकदम ठंडी आइसक्रीम बनी घूमती थी, अब वो ही डरपोक रानी पूरी की पूरी मेरी है।